Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is 10th standards video, chapter number 1 Science Chemical Reaction and Equation, जिसमें आज मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 पार्ट्स का डिस्कस करने जा रही हूँ। आज मैं 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A metal nitrate A on heating give yellowish brown color metal oxides along with a brown gas B and a colorless gas C. Aqueous solution of A on reaction with potassium iodide form a yellow precipitate or compound D. Identify A, B, C, D and also identify the types of both reactions. Metal present in A is used for soldering purpose. आपको यहाँ पे सब चीज़ें जो दी है उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन किया है, जिससे आपको उसको पहचानने में आसानी हो जाए। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन बड़ा देखने के बाद ही बहुत सारे पसीने छूट जाते हैं कि अरे यार कितना ए बी सी क्या डी दिया है। कुछ नहीं है। हम अगर पूरा साल टेक्स्ट बुक अगर हमारा जो चैप्टर है वो अगर हम ठीक से पढ़ते हैं ना, तो हमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप साइंस का कोई चैप्टर स्टडी करते हो तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ना चाहिए। जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से हर एक एनसीईआरटी बेस जो भी हमारा है उसको हर बेस हमें ठीक से पढ़ना चाहिए और हर कंसेप्ट को समझ के ही करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी आपको होती है। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे ही है, सिर्फ उसको उन्होंने थोड़ा सा उसको ए बी सी डी फॉर्म में कर दिया है कि भाई एक मेटल का नाइट्रेट दिया है जो हीट करने के बाद आपको येलोइश ब्राउन कलर का मेटल ऑक्साइड देता है। उसमें बी गैस है ब्राउन कलर का और एक कलर गैस सी है। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि येलोइश ब्राउन कलर का जो गैस है वो क्या होना चाहिए, जिसमें और उसके साथ ब्राउन गैस भी क्या होना चाहिए और एक आपका कलरलेस गैस। मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक येलोइश जो हमारा ब्राउन होता है मेटल ऑक्साइड, येलोइश ब्राउन मेटल ऑक्साइड जो है उसके साथ हमें ब्राउन गैस और एक कलरलेस गैस मिलता है। तो थोड़ा दिमाग में फिट रखने का क्या आपको लैब में दिखाया भी होगा आपके टीचर्स ने, जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, वो लेड नाइट्रेट जब हीट करता है तो हीट करने के बाद हमें येलोइश ब्राउन जो है ऑक्साइड देता है, लेड ऑक्साइड, और एक कलरलेस आपका जो है ब्राउन गैस देता है जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक है आपका दैट वन इज़ ऑक्सीजन जो कलरलेस गैस है। बराबर है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये हमारी हो गई एक इन जनरल बात कि भाई येलोइश ब्राउन कलर का अगर आपको ऑक्साइड आता है तो समझ लो लेड ऑक्साइड है, ब्राउन गैस आता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और कलरलेस गैस आता है तो ऑक्सीजन है। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली पहले 3 स्टेटमेंट को हमें देखना पड़ेगा, बाद में वो आगे की चीज़ करेंगे। तो भाई आ गया येलोइश ब्राउन ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड है, और लेड ऑक्साइड अगर हमें चाहिए तो लेड नाइट्रेट को ही हीट करना पड़ेगा। तो चलो भाई लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है आपको पता ही है PbNO3 ट्वाइस। बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्टी भी होती है कि फॉर्मूले कैसे लिखें, तो बहुत बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको लेड नाइट्रेट का लिखना है तो Pb के ऊपर आपको पता ही है उसका है क्या है, वह +2 है, और नाइट्रेट जो है उसके लिए -1 ऑक्सीजन, राइट। तो आपको ये जब पता चल जाता है, तो हमने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था कि भाई Pb और NO3 इसको हम साथ में लिखेंगे, और इसके ऊपर का जो है दिया हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया है A2 जो दिया है यहाँ पे वो हम इसके बेस में लिखेंगे, ओके, और A जो इसके ऊपर का -1 दिया है यहाँ पे लिखेंगे। मतलब हम फार्मूला लिखते वक्त
लेड नाइट्रेट इस तरह से लिखें। ठीक है, बच्चों को ये डिफ़िकल्टी होती है तो थोड़ा सा ये ध्यान हमें रखना है। तो भाई आ गया ये लेड नाइट्रेट, उसको हीट किया तो PbO मिलता है। तो देखो भाई 2 लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसे PbNO3 ट्वाइस लेती हूँ तो PbO निकल जाएगा, लेकिन बचेगा क्या 2NO। एक ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो 5 ऑक्सीजन हो जाते हैं। फिर 5 ऑक्सीजन को हम यहाँ पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं NO2 और O2 में, इसलिए आगे 2 लेने के बाद 2 2 जार 4 और हमारा 4 आ गया और 4 3 जार 12। इस तरह से 12 ऑक्सीजन हमारे हो गए, राइट। मैं फिर से बता देती हूँ, 2 लेने के बाद क्या हो जाता है 2 और 2 4 लेड हो गया। तो यहाँ पे आप 2 लेड हो गया तो यहाँ पे देख लीजिए 2Bb लिखा। 2 2 जार 4 है, 4NO3 है, 4NO3 है मतलब कितना आया 4NO3। और यहाँ पे आपने लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा है 2PbNO3 ट्वाइस। तो 2 जार ये देख लीजिए 4 और NO3 है मतलब 4 नाइट्रोजन है और 4 3 जार 12। देख लीजिए 4 नाइट्रोजन है और 12 क्या है ऑक्सीजन है। इतना तो हमें पता चल जाता है, राइट, इसलिए उसको डिवाइड करना आसान होगा। तो चलो 2PbO ओ ले लिया, 2 ऑक्सीजन इधर चले गए, 12 ऑक्सीजन में से 2 चले गए, 10 बचे हैं। नाइट्रोजन 4 है, 4NO2, 4 2 जार 8 और 8 2 10 हो गए, 2 बचे हैं और 2 बचने के लिए O2। बस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस आप इस तरह से करें तो बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे हीट लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि हीट किया है और ये सॉलिड फॉर्म में आता है। लैब में आपको टीचर ने दिखाई होगी, आपके साइंस टीचर ने, ये रिएक्शन येलोइश ब्राउन कलर का यहाँ पे लिखना है और लेड ऑक्साइड नाम लिखना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन गैस होता है और एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन। ये सब चीज़ें लिखेंगे। ये सॉलिड बेस पे हमें मिलता है, ये हमारा गैस ऊपर से ब्राउन गैस और ये ऑक्सीजन हमारा कलरलेस गैस निकलता है। तो इस तरह से ये पूरा आपको लिखना है। उसके बाद आपको आगे का देख लीजिए, ये आपका आया मेटल, ये ए है, बराबर है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, और इसमें हमें ब्राउन गैस मिल रहा है बी और एक कलरलेस गैस सी मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रही हूँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मतलब आप लेड नाइट्रेट का ही एक्वस सॉल्यूशन जब मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती हूँ तो एक LOPPT हमें मिलता है कंपाउंड डी का। चलो भाई इसको भी करके देखते हैं। चलो हमारा ए तो पता चल गया हमें लेड नाइट्रेट है, राइट, वही रिएक्शन का पहला क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई ABC। ए तो लेड नाइट्रेट है, क्योंकि लेड नाइट्रेट ही हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसकी हमने रिएक्शन की। तो अब ये बच्चों को भी ये याद रखने के लिए रट्टा मारते हैं, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसको समझ लेना है कि क्या है भाई। चलो लेड नाइट्रेट, फिर उसको पोटेशियम आयोडाइड, फिर हमें बताया मैम यहाँ पे 2 क्यों लेना चाहिए, तो मैं इसका भी रीज़न आपको बताते। लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे येलो हमें जो मिलता है, देख लीजिए कि LOPPT मिलता है, बराबर है, नेचुरली मतलब एक सॉलिड मिलना चाहिए। तो हमें एक चीज़ पता है भाई कि ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन आया है आपका कैसे। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस, राइट, A+1 A-1। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ए चीज़ यहाँ पे चली जाएगी और ए चीज़ इधर चली जाएगी। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा है, राइट, मतलब इसका भी डिस्प्लेस होता है और इसका भी डिस्प्लेस होता है। आप उल्टा भी कर सकते हो, के इधर लेके आ सकते हो और PB को इधर ले जा सकते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। देख लीजिए यहाँ पे 2 है तो और आयोडीन का -1 है, तो +2 को बैलेंस करने के लिए -2 चाहिए,
तो नेचुरली यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। और दूसरा रीजन यहाँ पे देख लीजिए, -1 2 है तो a+1 एक ही है, तो इसको भी आगे 2 लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं PB और AI2 प्लस 2KI और NO3 भी 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2KNO3। ये हो गया हमारा लेड आयोडाइड, ये PPT है हमारा LOPPT, और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक्वा सॉल्यूशन है, वो चला जाएगा उसके सॉल्यूशन के अंदर, और लेड आयोडाइड जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देख लो LOPPT जो मिलता है हमें, लेड आयोडाइड LOPPT D है, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा वो सोल्यूबल होता है, सॉल्ट है। तो इस तरह से हमें ये पूरा क्वेश्चंस आपको दिया है, हमें दिया है कि आइडेंटिफाई करो ABC हमने पहले ही रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर दिया, और D हमारा यहाँ पे आया, दैट वन इज़ द। वो बच्चे ये सब कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखने में उनको तकलीफ हो जाती है। ये पूरी रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट में A कौन है, B किसके नीचे है, C क्या है और D क्या है, वो मेंशन करना भूल जाते हैं। तो LOPPT बोला है तो नेचुरली लेड आयोडाइड ही हमारा LOPPT है, और ये हमारा D है, और हमारा पोटेशियम नाइट्रेट वो आपका डिजॉल्व हो जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई ABCD बोला है, तो यहाँ पे आप ठीक से लिखेंगे। A आएगा लेड नाइट्रेट, B आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, C आपका आएगा ऑक्सीजन कलरलेस गैस, D आएगा लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बोथ द रिएक्शन, मेटल प्रेजेंट इन A इज यूज फॉर सोल्डर परपोजिंग। ओके, वो हमारी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है। चलो, तो हमें A और B, A हो गया हमारा, फिर हमें दोनों रिएक्शन कौन सी वो हमें बतानी। तो भाई पहली जो रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया, तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन एक्चुअली होगा। क्या होगा यहाँ पे लिखते वक्त हम लिखेंगे दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट से हम कर रहे हैं ना, तो थर्मल है, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। क्योंकि वो उसको पार्ट बन रहे हैं उसके, लेड नाइट्रेट को आप अलग अलग 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, इसलिए डिकम्पोजिशन, लेकिन हीट की मदद से कर रहे हो, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। इधर मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से भी डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपके क्लास में आपकी 2 फ्रेंड्स है, जो दोनों फ्रेंड्स अलग अलग बच्चों के साथ 2 बेंच पे बैठे हैं, राइट। सपोज कि ये आपका यहाँ पे एक बेंच है और ए यहाँ पे एक बेंच है, इसमें यहाँ पे A B C और D, राइट। अब A और C की बहुत गहरी दोस्ती है ना दोस्ती, A और C की। तो ये क्या करेंगे, चल तू वहाँ चला जा, राइट, इसकी जगह पे, और A इसकी जगह पे। चलो A और C यहाँ पे आ गए और B इधर चला गया, मतलब इसका भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी होगा। तो अपने दोस्त दोनों साथ में आ गए, ये भी इधर आ गए। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से भी गला गया और यहाँ से भी, और यही एग्जाम्पल यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का है। चलो, तो ये देख लीजिए, इसमें 1 2 3 ये 3 पार्ट आए, तो ये दोनों 2-2 मार्क के हो सकते हैं, और ये लास्ट वाला 1 मार्क्स का। तो आप सोच लीजिए कि आपका ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और 5 मार्क्स यहाँ पे आपके हो गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2 नंबर का आपको पढ़ती हूँ। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड बैलेंस देम। नीचे आपको दिए स्टेटमेंट, उनको जो है ठीक से देखना है, वर्ड इक्वेशन दिया है उनको ठीक से देखना है, और बाद में उसको बैलेंस करना है। जैसे उन्होंने लगभग यहाँ पे दिया है जिंक कार्बोनेट सॉलिड, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का और बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। तो चलो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जिससे अमोनिया, हैबर प्रोसेस दिए हैं। मतलब एक ए पार्ट में आपके 3 वर्ड इक्वेशन दिए हैं, उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है।
और बी पार्ट में व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। इसका भी आंसर हमें लिखना है। चलो ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को क्या है। आपको यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चंस है ये तीनों वर्ड इक्वेशन के आपके दिए हैं, मतलब इसके 3 मार्क्स हो सकते हैं और नीचे वाले के 2 मार्क्स, क्योंकि आपको या फिर इसमें से आपका जो भी होगा उसको ठीक से ध्यान से देख लीजिए। शायद पहले वाला और दूसरा वाला आपका इजी है तो 1 मार्क्स का, या जो भी होगा ये 3 मार्क्स का है और ये 2 मार्क्स का हो सकता है। तो चलो भाई, पहला वाला आपको दिया है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए। बच्चों को यही चीज़ में ज़्यादातर आता है कि भाई इक्वेशन लिखना नहीं आता, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम चीज़ आपकी जो चैप्टर था उसमें पूरा आपको दिया था कि एसिड रेडिकल कौन से, बेसिक रेडिकल्स कौन से हैं, फिर कटायन अनायन जिनको हम बोलते हैं, फिर उनकी वैलेंसी, फिर उसको उनका सिंबल्स, उसके फॉर्मूले, ये सब पूरा चार्ट आपको लर्न कर लेना चाहिए। मैं 9th स्टैंडर्ड की भी वीडियो डालने वाली हूँ, इसलिए अभी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम आपको वो वीडियोस में डेली डालूँगी, और जिससे वो भी आपको स्टडी करना है तो वो आपको आ जाएगा। मैं आज ही कोशिश करूँगी कि आपको जितना हो उस चैप्टर का शुरुआत आपको कर दूँगी। तो देख लीजिए जिंक कार्बोनेट कैसे करेंगे। जिंक कार्बोनेट के लिए पहले हमें देखना चाहिए जिंक है उसके ऊपर +2, कार्बोनेट है -1। तो क्या करेंगे, ये 1 है तो ये इधर आएगा बेस में, ये 2 है इसके बेस में आएगा। तो आप लिखते वक्त जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया जिंक कार्बोनेट। तो लिख लीजिए जिंक कार्बोनेट। सॉरी, मैं इसमें मिस्टेक हो गई है। जिंक कार्बोनेट यहाँ पे -2, तो नेचुरली यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी। तो आप यहाँ पे लिखोगे जिंक कार्बोनेट ए +2 ए -2, ठीक है। मैं वो -1 मेरे से गलती से हो गया, नाइट्रेट दिमाग में रह गया, ठीक है। तो ठीक है, लिख लीजिए जिंक कार्बोनेट का आपने यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन में देख लीजिए। देयर इज़ अ सिंपल थिंग दैट जिंक कार्बोनेट को उन्होंने हीट किया है, जैसे यहाँ पे। तो हीट करने के बाद क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड्स, देख लीजिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिए Zn, एक ऑक्सीजन निकाल लीजिए इसमें से, ओके, एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो ZnO निकल गया, तो बचा क्या, CO2, यहाँ पे लिख लिया। फिर बाद में दूसरा दिया पोटेशियम ब्रोमाइड। अभी फॉर्मूले भी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड के लिए आपको सिंबल पता चलता है, पोटेशियम का K, आयोडाइड का I। अब यहाँ पे क्यों दोनों KI2 क्यों नहीं लिखा या K2I क्यों नहीं लिखा, तो इसका एकदम सिंपल, इसका +1 है, इसका -1 बैलेंस है, तो दोनों बैलेंस है तो इसलिए हम KI लिखते हैं। देख लीजिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, Br भी वही है, आयोडाइड O हाइड्रोजन ग्रुप में आता है, इसका भी +1 है, इसका -1 है, इसका +1 है। तो पोटेशियम का K, ब्रोमाइड का B, K के ऊपर +1, Br के ऊपर -1, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। बेरियम आयोडाइड, अब देखिए बेरियम जो है यहाँ पे Ba है, बेरियम के ऊपर आता है +2 और आयोडीन के ऊपर आता है -1, ठीक है। तो नेचुरली ये आपका फॉर्मूला आएगा, मैंने बोला था ए इसके बेस में लिखिए और ए इसके बेस में लिखिए, तो BaI2, बेरियम आयोडाइड। तो देख लीजिए फॉर्मूला बेरियम आयोडाइड। अब यहाँ पे रिएक्शन भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की ऐसा ही है, देख लीजिए कैसे करेंगे आप। Br जो है आयोडीन के साथ और Br जो है वो बेरियम के साथ, तो देख लीजिए ट्वाइस K है तो ट्वाइस K निकाल लीजिए, आयोडीन 2 है तो निकल गया, ठीक है। ये तो आता है इतना, 2K है और 2 आयोडीन निकल गए। अब बेरियम अकेला है, उसके +2 है और ब्रोमाइड -1 है, तो नेचुरल Br इसका भी 2 है, सिर्फ पोटेशियम 2 नहीं है, ब्रोमाइड भी 2 है,
तो BaBr2 देख लीजिए, बेरियम ब्रोमाइड आ गया एक्वस सोल्यूशन, ए भी एक्वस सोल्यूशन, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। फिर आपकी नीचे दी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलता है अमोनिया, ये हैबर प्रोसेस है जो लैब में जिससे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, देख लीजिए हैबर प्रोसेस में N2 गैस और हाइड्रोजन गैस। अब बोलोगे आप मैम N2 + H2 क्यों नहीं लिया, NH3 बना जाता है, कैसे, तो देख लीजिए, आप बैलेंस करना जान लेते हैं। नाइट्रोजन गैस के लिए हम N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए H2 ही लिखते हैं, इससे बनने वाला NH3 अमोनिया का फार्मूला यही है। अब ये चीज़ बैलेंस करने के लिए आपको पता है यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, तो नेचुरली यहाँ पे 2 लिखने पड़ेंगे। चलो 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 3 जार 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट के साइड में तो 6 है, तो इधर तो 2 ही है, तो चलो भाई यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बस आपको यही चीज़ यहाँ पे ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपको कि भाई व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। जब हम कोई एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, बराबर है, जिससे अगर आपको याद है तो एक एक्सपेरिमेंट था, आपको दिया था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो डायरेक्ट हम वाटर का नहीं करते, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स H2SO4 के डालते हैं, इसको एसिडिफाइड करते हैं, फिर बाद में उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते थे, राइट। तो भाई क्योंकि प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है, इतना गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके लिए थोड़े से मात्रा में 2-3 ड्रॉप्स H2SO4 के डाले जाते हैं, इसको एसिडिफाइड वाटर किया जाता है, बाद में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जाती है। अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा कंटेनर के अंदर लिया था एसिडिफाइड वाटर, ऐसे 2 रॉड डाले थे, एक एनोड कैथोड, और उसको बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट से उसको जॉइन किया गया था, फिर बाद में आपका करंट इसमें से फ्लो होता है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं एसिडिफाइड वाटर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करती हूँ, तो सिंपल है भाई, यहाँ पे आपका जो है कैथोड जो है आपका निगेटिव टर्मिनल और एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल, तो H2 गैस आपका कैथोड पे आएगा और आपका ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे आएगा। मतलब यहाँ पे आपका एक तरह से इलेक्ट्रिकल इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन वाटर का होता है। देख लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, तो यहाँ पे आपका आएगा जैसे ट्वाइस H2 गैस और प्लस O2 गैस, ठीक है। तो आपका ए होगा कैथोड पे और ये होगा एनोड पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाता है, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड, बस यहाँ पे डिपोजिशन उसका होता है। तो यही चीज़ आपको मतलब यू फाइंड दैट 3 तरह के आपके दिए थे बेटा, कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, हमने देखा था, राइट। तो इस तरह की डिकम्पोजिशन की वजह से होने वाले में जैसे वाटर का यही इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें से आपको वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद हाइड्रोजन गैस कैथोड पे आएगा जो आपका निगेटिव टर्मिनल है, और ऑक्सीजन गैस एनोड पे आएगा जो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हो गया इस तरह से। तो ये 2 मार्क्स के लिए और ये 3 मार्क्स के लिए आपको हो सकता है इस तरह से। चलो नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको नीचे आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन, जो भी आपके इक्वेशंस दिए उसमें से कौन सी रिएक्शन है, जैसे लगभग उन्होंने 6 रिएक्शन दी हैं, तो ये आपका 3 मार्क्स का होगा, आधे मार्क्स के, और ये बी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, तो 5 मार्क्स यहाँ पे होगा, इसलिए ठीक से आइडेंटिफाई करना है। देख लीजिए, मैं बी बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगी, पहले आपका आइडेंटिफाई ये रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन दिया है आपको CH4 + ट्वाइस O2। आप देख रहे हो मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, मतलब एक तरह से इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ है, राइट, मीथेन का। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर लिखे हुए, पहला देख लो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा आपको लिखना है
आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख लिए, फिर लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जिससे लिखो लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमने इसके पहले भी दिखा था कि यहाँ पे आयोडीन इधर चला गया, राइट, और नाइट्रेट इधर चला गया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप आगे लिखोगे यहाँ पे दिस इज अ लेड आयोडाइड का आपको LOPPT मिलता है, लेड नाइट्रेट। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। डायरेक्ट दोनों आपस में कंबाइन हो गए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने लैब में भी किया होगा, क्विक लाइम में वाटर डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को बाहर से टच किया तो गर्म नज़र आती है, और क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ये आपकी एक तरह से दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो आपको पता ही है यहाँ पे जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा। जिंक सल्फेट, ये पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जिंक डालने के बाद आपने देखा थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन आपका कलरलेस, उसका कलर फेड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। 5th नंबर की है पोटेशियम नाइट्रेट। आप देखते हो उससे आपको पोटेशियम नाइट्राइड मिलता है और ऑक्सीजन। दिस इज़ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक पोटेशियम नाइट्रेट के 2 पार्ट हो गए, एक पोटेशियम नाइट्राइड और ये ऑक्सीजन। एक पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्राइड और एक ऑक्सीजन। दूसरा दिया है आपको जिंक सॉलिड है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसकी रिएक्शन है। देख लीजिए जिंक नाइट्रेट, राइट, और इस सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो सकती है आपकी। देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेस किया आपने, सिल्वर को इधर लेके आया और जिंक इधर चला गया, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है आपका, और सिल्वर यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाता है। सो जिंक नाइट्रेट प्लस आपका सिल्वर हो गया। तो ये 6 आपकी रिएक्शन आइडेंटिफाई कर दिया आपको, बाद में आपको दिया है क्वेश्चंस, उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज और एल्यूमिनियम एंड वाई। पहले आपको इस रिएक्शन में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देती हूँ, अगर रिएक्शन आप देख रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो हम थोड़ा सा इसके लिए रिएक्शन यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, और थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपको रिएक्शन दी, उन्होंने क्या रिएक्शन दी है देख लीजिए। मैंगनीज ऑक्साइड दिया है +4 एल्यूमिनियम, राइट, और इससे हमारा क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और वहाँ पे बाद में दिख रहा है आपको मैंगनीज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। मैं सिंपल आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब चीज़ें आपको आएगी आगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे होता है रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे पहचानेंगे। आपने रिडॉक्स रिएक्शन देखा होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें होती है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड था और यहाँ पे मैंगनीज हो गया, मतलब मैंगनीज ऑक्साइड में से मैंगनीज बनना, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब इसको एल्यूमिनियम ने क्या किया, इसका ऑक्सीजन ले लिया, मतलब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना, मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यू एग्री विद दिस वन। तो इसका यहाँ पे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब आपको पता ही है रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। एग्री, मतलब एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और मैंगनीज ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। और
जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है नीचे का जानना, लेकिन ये समझ लेना चाहिए। मैंने आपको फिर से बताती हूँ, मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज बना, मतलब इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मीन्स ए रिडक्शन है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, राइट, मतलब ए ऑक्सीडेशन है। और जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। देख लीजिए यहाँ पे आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी देखेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने बोला एल्यूमिनियम क्या करता है, उसका एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और वो रिड्यूस, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, देखो ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ले रहा है, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम ने मैग्नीज का रिडक्शन कर दिया, आप कर रहे हो, देखो उसका ऑक्सीजन ले लिया, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो एलिमेंट दूसरे में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और उसका रिडक्शन कर देता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मैग्नीज मोर रिएक्टिव है मैग्नीज से, क्योंकि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है मैग्नीज को उसके ऑक्साइड में से। नेचुरली भाई मैग्नीज का मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज बना दिया उसने, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से ये मेरे 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th और 5th क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो चलो देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ rancidity कैन reduce by storing foods away from light and give reason, वो भी हम देखेंगे। पहले पहला क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अब ए व्हाट इज मीनिंग बाय रैंसिडिटी, वो भी समझना पड़ेगा। कैसे बताइए कि रैंसिडिटी आपका रिड्यूस हो सकता है अगर हम फूड को लाइट से दूर ले जाए। तो अगर हम धूप में ना रखें या लाइट का एक्सपोज ना करके फूड को अगर स्टोर करते हैं तो हमारी जो रैंसिडिटी है वो डिक्रीज हो सकती है, कम हो सकती है। पहले इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज मीनिंग बाय रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी जो होती है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू लाइट। मतलब एक तरह से अगर हम कोई भी, मम्मी ने अगर कुछ बनाया है आज सरस, चलो पनीर टिक्का बनाया, कुछ अच्छा बनाया मम्मी ने, ऑयली वाला मस्त टेस्टी, फिर मम्मी ने सुबह बनाया और आप देख रहे हो कि अभी समर वेकेशन है, बहुत धूप है, मम्मी ने उसको सुबह बना दिया, 10 बजे हमने खाया भी। बाद में सब्जी को मम्मी ने सपोज पूरा दिन और बाहर ही वो सब्जी रह गई और आप दूसरे दिन सुबह देखते हो या फिर लेट नाइट भी देखते हो तो उसमें से खट्टी स्मेल आने लगती है और गंदी स्मेल आती है, मतलब बहुत, क्योंकि वो फूड में जो आपका था उसमें जो फैट्स या ऑयल था उसका बिकॉज ऑफ एक्सपोज टू बाहर के एनवायरनमेंट में लाइट से एक्सपोज होने के कारण वो ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, और उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो रैंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू लाइट। सो व्हेन वी स्टोर फूड अवे फ्रॉम लाइट वी कैन स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और उसको रिटार्ड कर सकते, कम कर सकते हैं। फिर क्या करती है मम्मी, अगर हम सुबह खाना खा लेते, पनीर टिक्का खा लिया, थोड़ा सा बचा है तो उसको मम्मी फ्रीज में रख देती हैं, और समर में तो बहुत जल्दी रख देती है। इसका रीज़न है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ही अगर अभी देखते हो तो 40 डिग्री तो आराम से हो जाता है दोपहर में। तो इतने टेम्परेचर पे वो फूड में जो है उसका स्पॉइलिंग प्रोसेस, मतलब ऑक्सीडेशन जो फैट्स और ऑयल है उसमें प्रेजेंट, उसका शुरू हो जाता है। इसलिए उसको ख़राब होने से बचने के लिए उसको हम क्या करते हैं, हम उसको लाइट से दूर, सनलाइट से दूर, कम उसमें हम रखते हैं, मतलब फ्रीज में रख देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और हम उसको कम भी कर सकते हैं, राइट। तो हम उसको कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। तो यही है, आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि कैसे रैंसिडिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट।
तो उसका सिंपल आंसर है कि हम उसका ऑक्सीडेशन स्लो डाउन कर सकते हैं, और स्लो डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको वी कैन स्टोर फूड, हम उस फूड को स्टोर करेंगे अवे फ्रॉम द लाइट, उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। मीन्स आप उसमें लिख सकते हैं, आप वी टेक द फूड अवे फ्रॉम द लाइट एंड स्टोर इन द फ्रीज सो दैट वी कैन जस्ट, यहाँ पे दिया है वी कैन रिड्यूस द ऑक्सीडेशन। चलो दूसरा क्यू द रीजन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों भाई, जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, भाई हमने पनीर टिक्का तो खा लिया और मस्त मज़ा आ गया, फिर बाद में हम डाइजेस्ट भी हो गया, तो क्यों उस डाइजेशन को डिकम्पोजिशन प्रोसेस बोल रहे हो? तो चलो भाई इसको भी समझ लेते हैं, क्यों डिकम्पोजिशन है। बिल्कुल भाई, जब आप किसी फूड को डाइजेस्ट करते हो तो हम देखते हो, जैसे आज सपोज मम्मी ने सुबह सुबह हमने लिया, चलो भाई आज मम्मी ने पराठा बनाया, पराठा खा रहे हैं, मस्त आलू का पराठा था, चबा चबा के खा रहे हैं, बहुत चबाया। तो आप देखते हो कि जब आपने खाया, तो जब आपका फूड जो है उसमें जो आलू के पराठे में आलू था, वीट था, तो नेचुरली उसके अंदर जो था मेन स्टार्च, राइट, पोटैटो में और वो आपके वीट में जो भी स्टार्च था, प्रोटीन था, उन सब का स्टार्च का डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद सिंपल शुगर बनती है ग्लूकोज, और प्रोटीन का अमाइनो एसिड हो जाता है। इसीलिए हम डाइजेशन डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्यों डिकम्पोजिशन? चलो भाई मैंने बोला एक सिंपल एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ द फूड जो होता है वो बॉडी में डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, क्योंकि जब हम फूड को खाते हैं, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, इन सब को खाते हैं हम, राइट, तो जो पोटैटो ले लो, आलू का पराठा एग्जांपल ले लो, उसमें गेहूँ भी है आटा और पोटैटो भी है, तो नेचुरली उसके अंदर स्टार्च आ गया, और गेहूँ है तो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, जो भी चीज़ है, पहले हम यहाँ पे स्टार्च जो होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, और वो हमें सिंपल शुगर देता है जैसे ग्लूकोज बॉडी में, और जो प्रोटीन था उसका डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद अमाइनो एसिड, मतलब वो डिकम्पोज हो गए ना, जो आपके स्टार्च थे उससे ग्लूकोज मिला, मतलब वो टूट गया, और बाद में जो प्रोटीन था उसका डिकम्पोजिशन होने का अमाइनो एसिड मिला। मतलब एक तरह से डाइजेशन होने के लिए हमारे बॉडी में हम जो भी फूड खाते हैं उसमें वो फूड का जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे पोटैटो उसमें हमारा स्टार्च था, उसका डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद वो सिंपल शुगर में मतलब कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, राइट, तो वो डिकम्पोज हुआ, राइट, उस हिसाब से हमारा डाइजेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अगर सिंपल अपने वर्ड में समझना होगा तो डाइजेशन इज अ decomposition process because whatever food we are taking, suppose we are taking the example of potato, rice, wheat, yeah, simple whatever aloo paratha, and when we eat it, after some time we find that whatever the starch is present in potato that convert into glucose, that is simple sugar, उसका कन्वर्शन हो गया। सपोज वॉट एवर वी आर टेकिंग दैट फैट्स, जो भी चीज़ था उसमें थोड़ा सा जो प्रोटीन था दैट कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड, सो इट इज डिकम्पोजिशन प्रोसेस। चलो नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो देखो 1, 2, 3 दिया है, तो एक और एक 2 मार्क्स के हो गए दोनों, और नीचे की 3 जो है वो 3 मार्क्स का हो गया। इसलिए हर चीज़ को ठीक से अटेंड कीजिए और ठीक से प्रॉपरली लिखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते, बड़े बड़े आंसर लिख के आते हैं, ज़रूरी नहीं है, जो पूछा गया है उसी को 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, बाद में उसको ठीक से लिखो। साइंस में कितना बड़ा लिखा है उसका मेजरमेंट नहीं किया जाता, कैसे लिखा है और कितना सही लिखा है वो बहुत ज़रूरी है। चलो सी वाला पार्ट है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। क्या है भाई, लिख लो। पहला, फॉस्फोरस burn in the presence of chlorine to form phosphorus pentachloride। चलो भाई फॉस्फोरस का फॉर्मूला तो पता ही है, अभी बैलेंस करने का थोड़ा आएगा प्रॉब्लम, तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, इसमें सिंपल है, फॉस्फोरस बर्न इन, क्या बोला है उन्होंने, देख लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड टू गिव पेंटाक्लोराइड।
फॉस्फोरस बर्न हो गया किस में, क्लोरीन में, तो Cl तो नहीं लिखेंगे, क्लोरीन गैस है, ठीक है। और देता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को पता ही है मैम, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे आपके 5 है, कैसे करेंगे। तो चलो भाई मैं इसको इवन नंबर दे देती हूँ, 2, 5 2 जार 10, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। लेकिन मैम फॉस्फोरस तो 2 है प्रोडक्ट की साइड में, चलो यहाँ पे 2 ले लो, ख़त्म बैलेंस, कुछ नहीं इतना ज़्यादा। देख लीजिए यहाँ पे ट्वाइस फॉस्फोरस सॉलिड गैस 2p से हीट किया, वट एवर दैट वन यूफाइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलो दूसरा दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये बताना आना चाहिए। नेचुरल गैस किसे बोलते हैं, तो जो नेचुरल गैस होता है गोबर गैस, जिसको हम बोलते हैं मीथेन, आपको पता ही है। जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें एन ब्यूटेन होता है, C4H10, राइट। जो अब हम पढ़ रहे हैं आपके 10th स्टैंडर्ड में फार्मूला। और जो हमारे गोबर गैस प्लांट जो होता है, आप देखोगे जो बहुत सारे गाँव में काऊ डक, बफेलो डक सभी का वेस्ट से एक खड्डा किया जाता है बड़ा बड़ा उसमें, और एक उसमें बाद में सब चीज़ें डाल के उसका डिकम्पोज हो जाने के बाद जो गैस निकलता है उसको गोबर गैस बोलते हैं। जो नेचुरल गैस होता है जिससे गैस चलता है, लाइट चलती है बहुत सारे गाँव में, तो वो होता है मीथेन, जिसका आप देख रहे हो एक ही कार्बन है, और एलपीजी सिलेंडर में 4 कार्बन है, राइट। तो एक हमारा CH4 मीथेन, ऑक्सीजन, इसका बर्निंग हुआ है तो क्या बनेगा आपको पता ही है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से वाटर। तो उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए। मैम आप रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे, चलो नेचुरल गैस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मीथेन, उसका बर्निंग कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इतना तो हमें पता है। हमें पता है कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन का अगर जलाएंगे तो वाटर बनेगा। चलो H2O लिख लेते हैं। मैम क्या बैलेंस तो नहीं कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं हम। चलो एक कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो चलो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। चलो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे कितने हैं, 2, और ये 2 कितने हुए, 4 है, 2 और 2 4 है, प्रोडक्ट साइड में इधर तो 2 ही है, चलो इधर लिख लो, देख लीजिए CH4 प्लस ट्वाइस बन गया, और एनर्जी भी मिलती है यहाँ पे, ये भी लिखना जरूरी है, राइट, ठीक है, तभी तो गोबर गैस का चूल्हा जलता है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारी श्वास लेने की प्रोसेस है, वो ब्रीथिंग की, उसमें क्या होता है हमें पता है। ब्रीथिंग प्रोसेस पे क्या होता है, व्हाटएवर हमारा जो भी प्रोसेस है इसमें देख लीजिए, जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडेशन होता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बनता है, और आपका वाटर, देख लीजिए ब्रीथिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एनर्जी भी हमें मिलती है, प्लस एनर्जी भी है, राइट। तो देख लीजिए प्लस एनर्जी, 6 एक 6 कार्बन है, 6 CO2, इसको भी मैं बैलेंस करके बताती हूँ कैसे बैलेंस करनी है। देख लीजिए ग्लूकोज का रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन, 6 कार्बन है, चलो 6 CO2 लिख दो, ख़त्म कार्बन का काम। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, उसका भी बर्निंग होगा, तो 6H2O लिख दो। मैम कार्बन का काम तो हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देख लीजिए इधर कितना हो रहा है, प्रोडक्ट की साइड में देख लीजिए, 6 2 जार 12, 6 और 12 18 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 6, मतलब 18 में से 6 निकल गए, 18 में से 6 निकल गए तो 12 बचे। अब 12 को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6, वापिस बताती हूँ, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, 12 बैलेंस हो गया। इस साइड में कितने, 6 का ऑक्सीजन, और ये 6 2 12, 18 ऑक्सीजन है।
18 ऑक्सीजन में से इधर 6 ऑक्सीजन आ गए, इधर 6 प्लस हमें 12 एडजस्ट इधर करना है, तभी हमें 18 इधर भी मिलेगा। अब 12 को इधर कैसे एडजस्ट करेंगे, सिर्फ O2 है, राइट, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा 6, देख लीजिए 6 हो गया इस तरह। तो दिस इज द ऑल क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको डिस्कस करता हूँ। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, आंसर जितना जल्दी हो मैं दे दूँगी, लेकिन आप पढ़िए, शुरुआत कीजिए। चलो नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 5 रिएक्शन दी है और पांचों रिएक्शन का आपको एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके लिखना भी है और उसको आइडेंटिफाई भी करना है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं इसी बार हम आइडेंटिफाई करके आए तो चलेगा, नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको 5 मार्क्स का सवाल है, 5 रिएक्शन दिए, तो उसका बैलेंस इक्वेशन लिखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। इट इज़ अ गुड इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। तो चलो बेरियम क्लोराइड लिखते हैं और किसके साथ, कॉपर सल्फेट। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये कितना हेडेक है, इसका बैलेंस करो, लिख लो। कुछ नहीं, बहुत इजी है। मैं आपको एक पार्ट 5 मार्क्स का अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं 9th का फटाफट वीडियो आपको डालूंगी। जो लास्ट वाले 2 चैप्टर है वो पहले ले लूँगी, जिससे आपको 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी उसका आपको एक चार्ट बताऊंगी जो आपको ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। अब आता है आपको बैलेंस कैसे करना है, तो मैं बता देती हूँ। बेरियम क्लोराइड देखिए BaCl, इसका +2 है, -2 बेरियम क्लोराइड। किसके साथ, कॉपर सल्फेट Cu सल्फेट SO4। ए +2 है, ए -2 है, ए +2 है, -1 है ना। अब बैलेंस करना है हमें। ए वाइट PPT देता है, ठीक है, देगा ही वाइट PPT, क्योंकि क्या बन रहा है देख लीजिए। आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट, देखिए ए डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और कॉपर क्लोराइड, बस यहाँ पे। और ये बेरियम सल्फेट वाइट PPT है, लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ए डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लोरीन इधर चला जाएगा और सल्फेट इधर, ए डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर। चलो कॉपर पाउडर का Cu एयर में ऑक्सीजन के साथ, चाइना डिश आती है तो आप लैब में भी कर सकते हैं। कॉपर पाउडर को जब चाइना डिश में जलाते हैं नीचे से वो ब्लैक हो जाता है, उसका ऊपर का सरफेस। कॉपर पाउडर लेंगे थोड़ा सा, तो देखोगे कि थोड़ी देर के बाद कॉपर पाउडर जो है वो पाउडर टर्न्स टू ब्लैक हो जाती है। कॉपर पाउडर आपको पता है कैसा आता है, कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है, अगर जलाने के बाद ऊपर उसका ब्लैक आउट क्यों आता है भाई, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जलाओ, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। 2 कॉपर है क्योंकि 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मैं सिर्फ CuO2 नहीं लिख सकती क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो O2 थोड़े लेंगे, O ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे ए +2 और ए -2 दोनों बैलेंस हुआ है ना, तो इसलिए 2 कॉपर लेना है, ट्वाइस CuO, और ये ऊपर कोटिंग ब्लैक आ जाता है कि कॉपर ऑक्साइड बनना शुरू। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल रेडिश ब्राउन सॉलिड इज लेफ्ट। क्या होता है भाई, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को हम जब हीट करते हैं तो ग्रीन कलर का रेडिश ब्राउन हो जाता है और बहुत एक स्मेल आती है उसमें से गैस की, जो सल्फर जैसे बाहर निकलता है ना, बर्निंग सल्फर, उसकी जैसा स्मेल आता है। तो क्या है भाई रीज़न, देख लेते हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पहले आना चाहिए, FeSO4। उसको हीट करते हैं तो ब्राउन कलर का आपको सॉलिड मिलता है। तो नेचुरली आपको पता ही है कि इसमें से जो गैस बाहर निकल रहा है उसमें सल्फर की स्मेलिंग है। तो आप बोलोगे मैम इसको कैसे समझे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ही निकला, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसको पहले समझ लेना है।
क्या दिया एक्सप्लेनेशन कि भाई अगर मैं ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को, ये फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को जब मैं हीट करती हूँ तो हीट करने के बाद मुझे आपके रेडिश ब्राउन सॉलिड मिलता है। रेडिश ब्राउन सॉलिड मिलेगा तो नेचुरली इसको आप जब हीट करोगे तो इसमें से ऑक्साइड ही निकलेगा, FeO, लेकिन FeO नहीं निकलेगा, यहाँ पे +2 है फेरस, राइट। तो यहाँ पे आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड, जिससे उन्होंने दिया यहाँ पे, क्योंकि A आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे -2 है और ये +3, यहाँ पे फेरस का फेरिक हो जाता है, मतलब फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है हीट करने के बाद। तो यहाँ पे ए जो है ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन आपका सॉलिड मिलता है। चलो भाई, फेरिक ऑक्साइड मिल गया। फिर ऐसे गैस यहाँ पे निकल रहे हैं जिसमें सल्फ़र है, तो नेचुरली भाई सल्फ़र से निकलने वाले सल्फ़र डाइऑक्साइड है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे Fe2 हो गया, तो चलो यहाँ पे 2 लिख लो, Fe2O3। देखो 2 फेरस निकल सॉरी, ऑक्सीजन देखो 3 निकले। अब देखो 2 यहाँ पे 2 फेरिक है, 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है। चलो इधर 2 Fe आ गया, ठीक है, लेकिन सल्फर 2 कहाँ है, 2 सल्फर चाहिए ना हमें, तो 2 यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो 2 4 जार और ये 7 ही बचते हैं, नहीं चलता एडजस्ट। तो यहाँ पे 2 गैसेस आपके निकलेंगे, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। देख लीजिए 2 Fe हो गया, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन देख लीजिए 2 और 3 5 एंड 3 8 ऑक्सीजन। मतलब ये आपकी हो गई रिएक्टेंट साइड की और एक प्रोडक्ट साइड। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का था कलर, उसको हीट करने के बाद आपको रेडिश ब्राउन कलर का आपका एक PPT मिलता है जो फेरिक ऑक्साइड का है। Fe2 लिख देने का डायरेक्ट O3, मतलब 2 Fe है, इधर भी 2 Fe आ गए। अब सल्फर 2 है तो एक SO2 में जाएगा और एक SO3 में, और देख लो बैलेंस 3 और 5 8 हो गए, इधर भी 8 ही है। इस तरह से आपका हो गया, दिस वन इज़ थर्मल, और ये रिएक्शन का नाम लिख लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों थर्मल, क्योंकि हीट कर रहा है, राइट। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट है D नंबर का, आयरन नेल्स when left deep in blue copper sulfate solution become brownish color and the blue color of copper sulfate fades away। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देती हूँ कैसे होगा। अगर मैं एक ऐसी यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज कि चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने एक छोटा सा जार लिया, देख लीजिए एक जार ले रही हूँ, उस जार के नीचे अंदर मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा, जो आपका स्काई ब्लू कलर का, आपने देखा होगा स्काई ब्लू कलर का आता है सॉल्यूशन है। उसके अंदर मैंने थोड़े ब्राउन, मतलब नेल्स को ऐसे रख दिया, अंदर ही जाएगा, नीचे ही पड़ेगा वो। तो आप देखो नेल्स आने के बाद आप देखते हो नीचे आपकी ये नेल्स गिरी है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जो आयरन नेल आप डाल रहे हो उसके अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है और ब्लू कलर ब्राउनिश, बिकम ब्राउनिश इन कलर। थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि जो कॉपर, जो नेल्स आपने अंदर डाली थी, जो बिल्कुल अच्छी थी हालत में ऐसी वाली, राइट, ब्राउन कलर की हो जाती है थोड़ी देर के बाद। ये सॉल्यूशन आपका पूरा ब्राउन कलर की हो जाती है और ये सॉल्यूशन बिल्कुल आपका, उसका जो स्काई ब्लू कलर था वो फेड हो जाता है, बिल्कुल मतलब लाइट हो जाएगा कलर। क्यों, बिल्कुल सिंपल है। आप देखो Fe नेल और कॉपर सल्फेट, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर जो है वो वहाँ से चला जाएगा। तो इसका कलर आपका जो है वो ब्लू कलर का है,
जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, फेरस सल्फेट बन गया, तो नेचुरली वो कलर चला जाएगा और वो फेड हो जाता है और आपकी नेल जो है उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि सल्फेट को यहाँ से एफी ने सल्फेट कॉपर को डिस्प्लेस किया ए और कॉपर को वहाँ पे निकाला। ये सिंपल एक ही है, इसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट, क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर एंड गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये लैब में भी कर सकते हैं हम। क्विक लाइम का फॉर्मूला है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। देख लीजिए, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। मैडम एक ग्लास में एक टेस्ट ट्यूब लेंगी, 1 स्पून डालेंगी, ऊपर से पानी डालेंगी, फिर बच्चों को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब को बाहर से टच कीजिए, तो आपको गर्म नज़र आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, राइट, आपका स्लैक लाइम बोलते हैं इसको, और बाहर से टेस्ट ट्यूब हीट नज़र, क्योंकि इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलती है इसमें से, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। तो मैंने 5 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। वीडियो को ठीक से देखिए और उसको देखते देखते आप उसको लिखते भी जाइए, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या ये जो भी चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं इसकी PDF ज़रूर आपके इसमें रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share to maximum students.